हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में एज ए ट्रेडर्स इंडिया आती है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टेड ग्रांटेड कराती है। और 1765 में कंपनी के पास प्योरली ट्रेडिंग राइट्स हो जाते हैं और कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं, जो कि दीवानी राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के लिए मिलते हैं, टैक्स कलेक्शंस के लिए मिलते हैं, जो कि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे भारत के 3 बड़े राज्यों के लिए, जो कि थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपना कैरियर स्टार्ट करती है और अपने ट्रेड को इंडिया में एलोबरेट करती है। उसके बाद ये जो चैप्टर है, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर कवर अप है पूरी 2 मेजर हेडिंग्स के अंतर्गत, जो कि ये हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है इसमें द कंपनी रूल 1773 टू 1858 और दूसरी हेडिंग है द क्राउन रूल 1858 टू 1947, जिसमें से हमने कल कंपनी रूल को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ लिया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपना फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वह एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस लिए हुए था खुद में, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया था या कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल या रेगुलेट कर सके उसके ट्रेडिंग फंक्शंस को, जो भी वो इंडिया में कर रही थी। तो ये पहला ऐसा स्टेप था। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसमें है कि इट रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको रिकग्नाइज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली, उसका फाउंडेशन किया। The features of the Regulating Act of 1773 were as follows। क्या क्या फीचर्स थे इसके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के? सबसे पहला जो मेन फीचर था उसमें यही था कि इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, और उसकी हेल्प के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी उसको हेल्प करने के लिए। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हमने कल ही पढ़ लिया था कि जो इसमें जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको सबसे पहले तो गवर्नर जनरल का टाइटल दे दिया जाता है, ऊपर से ये जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं इनको सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है उसका, और वो सुपीरियर हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। पहले क्या था कि जो ये तीनों प्रेसिडेंसीज, कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज? मद्रास प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसीज, तीनों क्या थी? इंडिपेंडेंट थी, और तीनों की पावर सेम थी। तीनों गवर्नर्स थे अपना, और यहाँ पे टाइटल भी गवर्नर जनरल का नहीं था। ये चेंजेस किए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल टाइटल दे दिया गया, उसको सुपीरियर बना दिया गया। और अब इनको जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं, अब इनको उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या होता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसके थ्रू ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और थ्री अदर जजेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
उसके लिए ये रेगुलेशन बनाए गए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सर्वेंट्स हैं, उसके जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते हैं। वो किसी से कोई भी प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो ब्राइब्स, घूस वगैरह नहीं लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को कंपनी के ऊपर और मजबूत कर दिया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की ही, उसको बना दिया गया ताकि वह क्या करे कि कंपनी की जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड अफेयर्स हैं, सिविल अफेयर्स हैं और मिलिट्री अफेयर्स हैं, उनकी सारी रिपोर्ट लाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे या ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी इंफॉर्मेशन दे। इसीलिए उसने उनकी अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी को चेक करने के लिए और आंसरेबिलिटी को दिखाने के लिए उनने इसको एक्ट को लाए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो हमें आज जहाँ से स्टार्टिंग करनी थी। ये तो हमारा हो गया रिवीजन कल का, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं। In a bid to rectify the defects of Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781. देखिए, जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जो उसकी जो भी कमियां रह गई, जो भी उसके डिफेक्ट्स रह गए, उसको फर्दर रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उसमें फर्दर सुधार करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, पास किया गया, उसको नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। और इसी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कि इसके फर्दर फंक्शंस क्या क्या थे। जो ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, इसमें ये कहा गया है कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। इस लाइन में ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो भी काउंसिल है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट किया जाता है। मतलब ये है कि उनको छूट दी जाती है, वो अपना कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की जो भी काउंसिल है इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर दे दी गई कि सुप्रीम कोर्ट उनके उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर वो चाहें तो कोई भी लॉ या कुछ भी जो उनको करना है वो अपना करेंगे वर्क है। उसके बाद है, सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। और इसी जो ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था, इसने जो भी कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से मुक्त रख दिया था, एग्जेम्प्टेड कर दिया था। और जो भी वो अपना ऑफिशियल एक्शंस करेंगे, जो भी उनके ऑफिशियल काम होंगे, उसके लिए उन पर कोई भी, मतलब ये है कि उन पर कोई मुकदमा नहीं दायर हो सकता, उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं अप्लाई हो सकते हैं, कोई अपील नहीं हो सकती है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके लिए? कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए और कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं, अगर वो कोई भी अपना काम करेंगे ऑफिशियल कैपेसिटी में तो वो कर सकते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के थ्रू। इसमें दूसरा पॉइंट है कि इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ तक कि जो रेवेन्यू के जो भी मैटर्स हैं उसको भी, और जो रेवेन्यू का कलेक्शन है, रेवेन्यू के जितने भी मैटर्स हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटा दिया गया। मतलब वो सब क्या है, वो सब किसके अंडर आएंगे? वो कंपनी के अंडर आएंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी उसमें वो नहीं चलेगा। उसका जो सब ऑर्डर चलेंगे वो चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के चलेंगे और उनकी काउंसिल के चलेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट बस इसलिए बना दिया था, लेकिन इसको कोई इस टाइम पे इस
अभी इस टाइम पे स्टार्टिंग में कोई खास पावर नहीं दी थी। बट ये थर्ड पॉइंट जो आता है इसमें है कि इट प्रोवाइडेड टू सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। लेकिन तब भी जो कलकत्ता के जो भी इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के रहने वाले जो भी लोग थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो था वो हर टाइप के जुरिस्डिक्शन को अप्लाई कर सकते थे और उनको वहाँ पर फॉलो भी करवाते थे। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कलकत्ता के लोगों के लिए, कलकत्ता के लोगों पर उसका सारा जुरिस्डिक्शन चलेगा और उनको उसी अकॉर्डिंग वर्क भी करना होगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ। जो पर्सनल लॉ होते हैं उसमें भी ये कहा गया कि जो हिंदू होंगे वो दे विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। उन पर हिंदू लॉज के अगर कोई भी मुकदमा है तो उस पर हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग मुकदमा चलाया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम है तो उस पर मोहम्मदन लॉज के अकॉर्डिंग मुकदमा चलाया जाएगा। ये बस सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के लोगों के लिए, हाँ ज़रूर इसका जुरिस्डिक्शन उन पर अप्लाई था, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके वर्क होंगे उसको टोटली एग्जेम्प्टेड रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन था उससे एग्जेम्प्टेड किया था, और जितने भी रेवेन्यू मैटर्स थे वो भी सब कंपनी को ही दिए गए थे, और रेवेन्यू का कलेक्शन था वो सब भी कंपनी के पास था। उससे रिलेटेड कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं थे। ये बस इस एक्ट का मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ यही कि जो कलकत्ता के सारे रेजिडेंट्स थे या कलकत्ता के जितने भी इनहेबिटेंट्स थे उनको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट की सारी बातों को मानना था। हाँ, अगर कोई हिंदू है तो पर्सनल लॉज में तो हिंदू को हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाएगा, और जो कोई मुस्लिम है तो उसको मोहम्मदन लॉज के अकॉर्डिंग उसको ट्रायल किया जाएगा या उसकी प्रोसेसिंग आगे की जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, किसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें है कि फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए इनने यहाँ पर एक और ये बात कह दी कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट से अपील आएगी तो वो अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई भी अपील आएगी तो कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। उनने कह दिया कि ये डायरेक्टली गवर्नर जनरल इन काउंसिल में चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगी। तो देखिए इनके कहने का मतलब ये था, इनके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बहुत बस बना दिया था इनने नाम मात्र के लिए, लेकिन उसको पावर इनने नहीं दी थी इतनी, क्योंकि सारे फंक्शन तो ये गवर्नर जनरल अपने उसमें वो कर रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो जो भी अगर कोई अपील आती है प्रोविंशियल कोर्ट्स के बाद, अपील ये होता है कि मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है तो उसमें किसी को जो फैसला आया है तो उसमें वो एक्सेप्टेड नहीं है उसको, तो वो उससे हायर कोर्ट में जाके अपील करता है कि ये फैसला गलत है, तो इसको अपील कहते हैं। तो हायर कोर्ट इनने अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई आती है तो इनने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे आप जाएंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर बहुत कम थी या ना के बराबर थी, बहुत कम थी, लेकिन हाँ कलकत्ता के रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी थी, इनहेबिटेंट्स के लिए थी। उसके बाद है नंबर 5, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। इनने यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स थे उनके लिए भी उनने उनको एम्पावर किया था। ऑब्वियस है कि जब उनने सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर ही नहीं दी और ये बोला कि कोई अगर अपील भी आती है प्रोविंशियल कोर्ट से तो वो भी कहाँ जाएंगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल से, तो वही तो एम्पावर्ड तो वही होंगे। तो इसमें लिखा है फिफ्थ पॉइंट, ये इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उनको एम्पावर्ड किया टू फ्रेम, कि वही रेगुलेशन बनाएंगे, किसके लिए, वही ऑथोराइज्ड हैं बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए। जो भी रेगुलेशंस होंगे वो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के द्वारा ही बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं जाएंगे, वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो हमने ये पढ़ लिया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको जिसको हमने कहा था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा था, तो ये पढ़ लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक्ट है
वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप लोग भी ध्यान से पढ़ें अपना जब भी स्टडी करें। The next important act was the Pitt's India Act of 1784। इसमें है the features of this act were as follows। इसके क्या क्या features थे चलिए देखते हैं। नंबर 1, it distinguished between the commercial and the political functions of the company। इसमें क्या हुआ कि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, इसने जो कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया। कॉमर्शियल फंक्शंस मीन्स जो व्यापार ट्रेडिंग के लिए थे, और पॉलिटिकल फंक्शंस मीन्स जो राजनीति से रिलेटेड थे और गवर्नमेंट से रिलेटेड थे उनको अलग अलग कर दिया इस एक्ट ने। पिट्स इंडिया एक्ट ने उसके कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश्ड कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। देखिए जब इनने दो अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया कि एक तो होंगे कॉमर्शियल फंक्शन, एक होंगे पॉलिटिकल फंक्शन, तो इनने क्या किया कि फिर इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी भी बनानी पड़ेगी, तो इनने दो बॉडीज़ बनाई। तो इनने पहले बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के ही अपने ऑफिशियल्स होते थे जो कि कॉमर्शियल अफेयर्स को यानी ट्रेडिंग वगैरह का वो सब देखते थे, उसको कंट्रोल करते थे। और इनने दूसरी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो दूसरी बॉडी है उसको भी बनाया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब आप समझ रहे होंगे अभी हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है उसने क्या किया कि कंपनी के सबसे पहले तो जो कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग अलग किया। उसके बाद दो अलग अलग फंक्शन किए तो उनको कंट्रोल करने के लिए दो अलग अलग बॉडीज़ बना दी। पहली बॉडी बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, और दूसरी बॉडी बनाई कॉमर्शियल अफेयर्स को डील करने के लिए जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए बनाई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि देखिए ये जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडिया में क्यों आई थी? वो आई थी ट्रेडिंग पर्पजेस से। तो उसका मेन काम क्या था? कॉमर्शियल था, ट्रेडिंग था। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाए गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके किसके कर्मी थे? वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने ही ऑफिशियल्स थे। ठीक है, और बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी, जो दूसरी बॉडी बनाई गई जिसे कि कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी जो कि टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ये पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए थी। ये बैठती थी लंदन में, बैठती थी, वहाँ से ये कंट्रोल करती थी कंपनी के जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस को। वो कौन थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए, और कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दस इट एस्टैब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में कहा जाता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है उसने क्या किया, उसने एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट किया। एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इसीलिए बोला जाता है। क्या किया? कंपनी के फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया, कॉमर्शियल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शंस, फिर उसके अलग अलग बॉडीज़ बनाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया कॉमर्शियल फंक्शन के लिए, कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए जो कि लंदन में बैठते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। The Pitt's India Act of 1784 empowered the Board of Control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India। देखिए इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो दूसरी बॉडी थी उसके बारे में बताया गया है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, उसका क्या काम होता था? टू सुपरवाइज और डायरेक्ट करना ऑल द ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन होते थे किससे? सिविल मैटर्स होते थे, मिलिट्री से रिलेटेड होते थे, और रेवेन्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, ब्रिटिश पोजीशंस ऑफ इंडिया, मतलब अब कह दिया है कि रेवेन्यूज़ जो भी आएगा वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, वो ब्रिटिश का पोजीशन है।
पोजीशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं तो उसको पोजीशन कहा जाता है, या किसी दूसरे की धरोहर समझते हैं। तो इसने यहाँ पे कह दिया कि अब ये क्या है, ब्रिटिश की पोजीशन है इन इंडिया में। ठीक, और रेवेन्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अगर पोजीशन वर्ड आता है कि कब से ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया कहा गया, तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश का पोजीशन जो है, जो रेवेन्यूज़ में वो कहा गया, कब कहा गया? जो कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। उसके बाद है दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन्स। जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है वह टू रीज़न से सिग्निफिकेंट था, मतलब टू रीजन्स से थे इसके, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जो पहला है, फर्स्ट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। देखिए यही चीज़ इनने कही है जो अभी हम समझ रहे थे, मैं समझा रही थी आपको कि इनने कहा है कि द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी अब कंपनी के टेरिटरीज हैं, जो उन सबको क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि ये कंपनी की अपनी नहीं है, ये तो कंपनी जो है ये एक प्रतिनिधि के रूप में है यहाँ पर, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसीलिए कहा गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। इंडिया में तो है बट किसका पोजीशन है? ब्रिटिश का पोजीशन है, इसीलिए। एंड सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। जो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास टोटल कंट्रोल हो गया, सुप्रीम कंट्रोल हो गया कंपनीज के अफेयर्स पर भी। जो वो अफेयर्स इन द सेंस कि जो जो फंक्शंस हैं, जो भी वहाँ पे वर्किंग हो रही है सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और उसका जो भी प्रशासन इंडिया में चला रही है, जो भी कर रही है, वो सारा सारा कंट्रोल हो गया किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसीलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अब आप थोड़ा इसको समझ पाए होंगे। अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद अच्छे से समझ आने लगेगा, ठीक है, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और क्योंकि देखिए पहले तो ये कि इसके थ्रू ही ये कहा गया कि ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, कंपनी की जो भी टेरिटरीज हैं, ये कंपनी की अपनी टेरिटरीज नहीं है, ये बल्कि ब्रिटिश की पोजीशन है, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू कंप्लीट कंट्रोल में ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ठीक है, और उसके हर फंक्शन पर कंट्रोल था। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। देखिए 1786 इटसेल्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे ये लगता है कि इसके जो ये 2 प्रोविज़न है ये आगे के लिए आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, और ये एक मतलब एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे कि आगे क्या होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें ये है कि द एक्ट ऑफ 1786 है, इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 डिमांड्स रखी कि अगर आप मेरी इन 2 डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे तो तभी मैं यहाँ का गवर्नर जनरल बनूंगा। कहाँ का? बंगाल का। किसने डिमांड्स रखी हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो उसकी 2 डिमांडें क्या क्या थी, देखिए पढ़ते हैं। पहली डिमांड थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। उसका ये कहना था कि ठीक है, मेरे पास काउंसिल तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, गवर्नर जनरल होती थी और गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी ना, तो बट ये चाहता था कि अगर मान लीजिए मेरी काउंसिल होते हुए भी अगर कोई मेरा कुछ स्पेशल केसेस में कोई मेरे डिसीज़न को नहीं मान रहे हैं, तो मैं अलग से अपना डिसीज़न ले सकता हूँ। लाइक वीटो पावर की तरह, ये कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं इसको, लाइक ए वीटो पावर ये अपने पास रखना चाहता था कि हाँ, मैं अपने उससे कोई भी डिसीज़न ले सकता हूँ, भले ही मेरे जो अदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेरे मेंबर हैं वो इस चीज़ को ना एग्री हूँ, बट मैं एग्री हूँ, तो मैं इस चीज़ को मेरे पास ओवरराइड करने की पावर हो। ये मांगता है पहली पावर। और दूसरी मांगता है कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। वो कहता है कि मैं ही गवर्नर जनरल तो मैं बनूंगा ही बनूंगा बंगाल का, और मैं ही कमांडर इन चीफ भी रहूँगा।
कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूँगा, मतलब सेना का कमांडर इन चीफ मैंने ही रहना है। तो देखिए फिर ऐसा है कि अब इसकी दोनों, इसमें ये होता है कि इसकी वैसे बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोनों मांगें मान ली जाती है और उसको बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 में बना लिया जाता है। तो यह अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। तो बस इसमें ये दो प्रोविजंस ही थे जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड पे आए थे। उनने कहा कि अगर आप मुझे बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट देना चाहते हैं तो आपको मुझे ये दो स्पेशल पावर देनी पड़ेगी। पहला तो ये कि मैं, अभी तक ये होता था कि जो कमांडर इन चीफ है उसकी पोस्ट क्या होती थी, अलग होती थी, और जो गवर्नर होता था वो अपनी गवर्नर जनरल जो उसकी काउंसिल है वो आपस में मिल के ही फैसला लिया करते थे। लेकिन उसने कहा कि कुछ स्पेशल केसेस में मेरे पास वीटो पावर होनी चाहिए कि मैं ओवर राइड करूँ और अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकूँ। चलिए ये भी हो गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा द एक्ट ऑफ 1786। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखिए द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कि इसके क्या क्या फीचर थे। पहला है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर his council to all future governor generals and governors of presidencies। इसमें ये कहा गया है कि जो इट एक्सटेंडेड, इसने बढ़ा दिया कि जो कि ओवर राइडिंग पावर थी गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ओवर राइडिंग पावर, जो वीटो पावर दी गई थी उसकी काउंसिल के ऊपर। ये था ना कि उसने कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि अगर मैं गवर्नर जनरल बनूंगा तो मैं तभी बनूंगा कि जो मेरी गवर्नर जनरल काउंसिल है मैं उसके फैसले को भी ओवर राइड कर पाऊँ। मेरे पास ये पावर भी होनी चाहिए कि अगर वो मेरी बात नहीं भी मान रही है तो तब भी मेरा जो डिसीज़न हो उसे ही सुप्रीम माना जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने इस पावर को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल, सभी जितने भी आगे के गवर्नर जनरल थे, एंड द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, और जितनी भी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे सभी के लिए इसको उनने अपने आप ही एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है आगे से यही होगा कि जो भी गवर्नर जनरल चाहेंगे स्पेशल केसेस में उनके पास ओवरराइडिंग पावर होगी। जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसकी डिमांड पे आई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन जो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो उसके लिए जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स आएंगे और जितने भी गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज के उन सब के लिए इसको अप्लाई कर दिया और एक्सटेंड कर दिया। चलिए देखते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का। इसमें कहा गया है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 gave the governor general more powers and control over the governments of the subordinate presidencies of Bombay and Madras। देखिए अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको क्या बना दिया गया था, सुप्रीम बना दिया था। और ये जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी इनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। तो इनने यहाँ पर भी वही कहा है, पहले भी सबॉर्डिनेट थे लेकिन उनकी तब भी कुछ पावर्स थी अपनी। तो यहाँ पे क्या किया गया कि और पावर, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसमें ये कहा गया है कि उनने और उसको और ज़्यादा नियंत्रण और ज़्यादा कंट्रोल बढ़ा दिया। मतलब ये सोचिए कि पहले तो जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम पढ़ रहे थे फिर भी जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे की उनके पास तब भी काफ़ी राइट्स थे कि वो अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते थे। लेकिन अब क्या था, कंट्रोल को और बढ़ा दिया गया था गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल कौन था, जो बंगाल था, बंगाल को ही पावरफुल माना जा रहा था और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही और पावर दे दी गई कि भैया इनको और कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इट एक्सटेंडेड, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि हर 20 ईयर्स के पीरियड्स में उसको और मतलब ये था कि और नए नए एक्ट लाने थे, नए नए रेगुलेटिंग एक्ट लाने थे। 20 ईयर्स के लिए स्टार्टिंग में होता है कि आप 20 ईयर्स तक यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस
एक्ट में यही होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंड कर देती है, बढ़ा देती है, जो ट्रेड मोनोपोली जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से जो चार्टर ग्रांटेड करवा के लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए, उसको और आगे बढ़ा दिया जाता है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, अगले 20 सालों के लिए इसको और बढ़ा दिया जाता है कि हाँ आप अगले 20 सालों तक और इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं अपने। और उस टाइम पे लेकिन मोनोपोली इसलिए बोला गया है क्योंकि उस टाइम पे कोई और कंपनी नहीं आ सकती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही स्पेसिफिक लाइसेंस दिया गया था हमारे देश में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। इसमें ये कहा गया है कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था, इसने जो ये प्रोवाइड किया कि जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ वॉज नॉट दैट, जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि उसको अपॉइंट न किया जाए। इनके कहने का मतलब है कि कमांडर इन चीफ को अलग से अपॉइंट किया जाएगा, वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें से, जो कह रहे थे कि 4 जो मेंबर होंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वो नहीं, उनमें से नहीं, कोई अलग से अपॉइंट होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It laid down that the members of the Board of Control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues. इसमें कहा गया है कि it laid down that the members of the Board of Control and their staffs were henceforth, जो कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी ये मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उनका जो भी स्टाफ था, उसका सारा खर्चा, उसके सारे रेवेन्यूज़, उसके सारे खर्चे जो भी होंगे वो, और उसकी सैलरीज अलाउंसेस सब इंडियन रेवेन्यू से जाएंगे। वो हमारे सारे इंडिया से ही सारा खर्चा जाता था उन लोगों के सैलरीज़ का, उनके स्टाफ का, उनके वर्क का, सारी चीज़ें। और वो काफ़ी लग्जीरियस मतलब लाइफ जीते थे, तो अपना इंडिया का इसीलिए काफ़ी सारा रेवेन्यूज़ वहाँ चला जाता था उन लोगों के लिए, इंडिया में नहीं रहता था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अपना देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु के नाम से जाना जाता था, तो उन लोगों ने यहाँ के जो मनी है उसको, मनी को, और जो रिसोर्सेज हैं यहाँ के, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। तो चलिए आज का हम सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, कल हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप पढ़िएगा इसको और समझिएगा, और लक्ष्मीकांत की बुक से ही पढ़िएगा अच्छे से, तब इसको सुनिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।